नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा लिटिगेशन, ऐसा केस जो पब्लिक के हित के लिए किया जाए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। बाकी सारे केस अपन किस लिए करते हैं? अपन को कुछ हो जाता है या फिर हमारी फैमिली मेम्बर में किसी को हो जाता है, मेनली हमें कंसर्न रहता है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत हो गई है, रजिस्टर नहीं हो रही है एफआईआर, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई सा कुछ भी चीज़ हो सकती है, मैट्रिमोनियल है, उसमें हम पार्टी होते हैं। मतलब हमारा मैटर होता है कि भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है ना। लेकिन एट पब्लिक लार्ज पर, एक पूरी पब्लिक पर कुछ अगर हानि हो रही है उनके राइट्स पर, तो उसके लिए आवाज़ उठाने को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, और लिटिगेशन में ना एक रूल होता है लोकस स्टैंडाई का, मतलब जो एग्रीव्ड पर्सन है वही केस डालेगा, उसके बिहाफ पे कोई और नहीं डालेगा। तो ये रूल चला आ रहा था, लेकिन इसको रिलैक्स करने के लिए, मतलब इसको रिलैक्स कर दिया तो क्या हो गया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, और मैं देखूँ कि भाई यहाँ पर रोड नहीं बन रही है कई दिन से, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, कई बार क्या बोलते हैं इनको, एमसीडी वालों को बोलकर भी ये गड्ढे नहीं भरे, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो एमसीडी वाले ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन पीआईएल डाल देंगे। इसमें एग्रीड मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। और इसमें क्या होता है कि ना, आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होना चाहिए। जो पार्टी डाल रही है, जिसने डाला है ये केस को, वो डायरेक्टली बेनिफिट ना हो। ठीक है, सिर्फ मतलब सिर्फ अकेले उसके लिए नहीं है, उसका कोई मतलब एक अपना इंटरेस्ट ना जुड़ा हो, वो सबके हित के लिए करना चाहता हो। ठीक है, ये सारी चीज़ रहती है। तो लोकस स्टैंडाई का सिंपल मतलब होता है स्टैंडिंग टू सू। ठीक है, इसका मतलब होता है वही चीज़ कि जिसका केस है वो आ जाए, मतलब केस फाइल करने, जिसको इंजरी हुई है, जिसकी कुछ चीज़ें पर्सनल स्टेक पर लगी हैं, वो आएगा कोर्ट के पास कि भाई जी मेरे को ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब की फीचर देख लेते हैं किसका, ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडाई का। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ लोकस स्टैंडाई को ना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, पीआईएल का, क्योंकि यही मेन चीज़ रिलैक्स हो गई है। रिलैक्स मतलब इसी चीज़ को दरकिनार कर दिया जाता है, इसी चीज़ को पीछे कर दिया जाता है, जिससे कि अपन पीआईएल फाइल कर पाते हैं। नहीं तो भाई बहुत सारी इन्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम तो कर ही नहीं पाते, है ना। क्योंकि हो सकता है कि हमें दिक्कत ना हो रही हो उस चीज़ से, हम बचे हों, लेकिन एट पब्लिक लार्ज को तो हो रही है ना। और उन लोगों पे हो सकता है कि पैसा ना हो, है ना, कोई और चीज़ें हों, उनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो वहाँ तक जाने की, क्योंकि जब भी आपको केस लड़ना है या कुछ चीज़ें करनी है तो उसमें पैसा लगता है ना। तो ये सीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडाई का फीचर क्या है कि भाई जो लिटिगेंट है, मतलब जिसको जो केस है जिसका है, ठीक है, उसको डायरेक्ट और पर्सनल इंजरी हुई हो। ठीक है, ठीक है, और वायलेशन हुआ हो किसी लीगल राइट का या फिर फंडामेंटल राइट का। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंजरी हुई लेकिन आपका लीगल और फंडामेंटल राइट कोई हर्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस है, ठीक है, आपने बिजनेस खोला हुआ एक जगह पर, वहाँ पर कोई और नहीं था, आप अकेले बढ़िया कर रहे थे। ठीक है, चलो कर रहे थे, आपका बढ़िया माल बिक रहा था, आपका बहुत पैसा कमा रहे थे आप। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि दूसरा बंदा भी वहाँ पर आता है, उसने भी सेम आपकी तरह एक दुकान खोल ली आपके जस्ट बगल में, और वो आपसे सस्ते रेट पे देने लगा। तो यहाँ आप इंजर्ड हुए, पैसा आपका कम हुआ, हाँ हुआ। ठीक है, तो अब जो ये पैसा कम हुआ है, ठीक है, ये लेकर आप जज के पास जा सकते हो या जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो कि जज साहब ये देखो यार, मेरे को नहीं इंजरी हुई है। नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि लीगल या फिर फंडामेंटल राइट वो वायलेट नहीं हुआ है। ठीक है, इंजरी तो हुई है, हाथ दिख रही है, हार्म भी हुआ है, आपको दिख रहा है, डायरेक्ट है वो भी दिख रहा है, लेकिन कोई लीगल और फंडामेंटल राइट हर्ट नहीं हुआ है इसके अंदर। ठीक है, समझ गए। और ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, जिससे कि जो अब इस स्ट्रिक्ट रूल की वजह से ना, कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं कोर्ट्स को। कुछ ही लोग, मतलब कि कर तो सभी लोग सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं जिनका डायरेक्टली केस से लेना देना है। ठीक है, समझ गए। अब चैलेंजेस क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, लिटरेसी है, सोशल इनइक्वालिटी है ना। इस वजह से मार्जिनलाइज ग्रुप जो है ना, जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहते, अवेयरनेस नहीं रहती, एबिलिटी नहीं रहती। तो इस वजह से क्या होता है, वो ना अप्रोच नहीं कर पाते हैं कोर्ट को। अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जस्टिस ही नहीं मिलेगा ना उन्हें, है ना। इसीलिए लोकस स्टैंडाई का स्ट्रिक्ट अडियरेंस जो है ना, एक्सक्लूड कर देता है कई सारे ग्रुप्स को, किससे, जस्टिस लेने से। ठीक है, ठीक है। और ये एक तरीके का कह सकते हो बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हो कि बाहर बैरियर है, किससे, किसके लिए, जस्टिस के लिए। आपको जस्टिस चाहिए तो आपको हार्म हुआ होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है ना सबको हार्म हो, लेकिन हाँ आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को दिख रहा है कि भाई 150, 200, 400 लोगों को हार्म हो रहा है किसी चीज़ से। ठीक है, और मैं फिर भी देख के अनदेखा कर दूँ, और ये 150 लोग जो है इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब रिसोर्सेज नहीं है तो क्या होगा, ये बेचारे बैठे रहेंगे इसी तरीके से, किसी दिन कुछ होगा, सरकार कुछ करेगी, लेकिन ऐसा नहीं रहता ना। ठीक है,
ठीक है, अब देख लेते हैं। इसीलिए इसी को एड्रेस करने के लिए, इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक स्ट्रेटेजी नई इवॉल्व करी जुडिशरी ने, वो था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक के हित के लिए लिटिगेशन लाया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लॉ ऑप्शनल का, और डायरेक्टली लिखा भी हुआ है। ठीक है, और क्या है कि भाई इवोल्यूशन देख लेते हैं अब पीआईएल का, कि भाई कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कि कैसे आया भारत के अंदर और अब इसका क्या एस्पेक्ट हो चुका है, पहले किस बेसिस पर आया था और अब कितना ब्रॉडन हुआ है कि नहीं हुआ या नैरो हो गया है, तभी तो इवोल्यूशन पता चलेगा। और ये आंसर में लिखने के लिए भी काम आ जाता है अपन को, है ना। जो पीआईएल है रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट शिफ्ट ट्रेडिशनल एडवर्सरियल लिटिगेशन मॉडल से, किस पे, जो कि फोकस थे प्राइवेट डिस्प्यूट पे। डिस्प्यूट मतलब कि लड़ाई किसके बीच की, इंडिविजुअल्स के बीच की, है ना, या फिर इंडिविजुअल वर्सेस कंपनी, या मेनली कहें तो इंडिविजुअल के बेस, इंडिविजुअल की ये डिस्प्यूट को ये रिजॉल्व करता था। ठीक है, अब क्या है, एड्रेस करता है इशू को, कौन से इशूज जो कि पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा हो, 1000 2000 बहुत सारे लोगों को, ये नहीं 5-10 लोगों को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके लिए तो आप प्राइवेट सूट डाल दो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है, जिनको दिख रहा है आपको, जैसे कोई समझ लो यमुना का पानी गंदा हो रहा है, इस पे आप पीआईएल डाल दो। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को किसी चीज़ से हार्म हो रहा है ना, इंजरी हो रही है, और उनका लीगल राइट और फंडामेंटल राइट भी हर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्री 1980s का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, कि until 1960s and 1970s litigation in India was primarily a private affair। ठीक है, मतलब कि भाई 60s और 70s के समय तक कि भाई मेनली प्राइवेट अफेयर रहता था लिटिगेशन। प्राइवेट अफेयर ये नहीं घर में हो गया ठीक है, कि भाई जो इंजर्ड है, वही फिर से बात वही दोहरा रहा हूँ कि जो इंजर्ड है वही जाएगा केस लड़ेगा। ठीक है, जो एग्रीव पार्टी है वही इनिशिएट करेगी लीगल प्रोसीडिंग, कोई और नहीं करेगा। लेकिन और ये जो कोर्ट्स है ना, एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती थी, बिल्कुल ही नहीं आने देती थी। ठीक है, मतलब जिसके साथ रॉन्ग हुआ है वही आएगा जुडिशियल रेमेडी लेने। ठीक है, और इस वजह से क्या होता था कि जो मेन बड़े मुद्दे हैं जैसे पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो लास्ट सेक्शंस को जैसे अभी बताया ये यमुना जी वाला मैंने, है ना एग्जाम्पल, तो वो ये सब तो एड्रेस ही नहीं हो रहे थे। अब इनको एड्रेस करने के लिए भाई आपको ऐसी कोई चीज़ लानी पड़ेगी जो बहुत सारी पार्टीज को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर लोकस स्टैंडाई का रूल था। ठीक है, फिर लेट 19 यहाँ पर फिर देख लेते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म एंड रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडाई। मतलब अब जो फेज आया यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हो गया, और क्या हो गया, लोकस स्टैंडाई का जो रूल था उसको रिलैक्स करने लगे धीरे धीरे। ठीक है, 1970s कह लो लेट, या फिर अर्ली 1980s। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने, मेनली सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यार जस्टिस को मोर एक्सेसिबल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ना जस्टिस, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचे। ठीक है, इसी वजह से क्या हो गया कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ गया। इसी में अगर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे बनाएगी एक्सेसिबल, भाई लोकस स्टैंडाई का रूल जो है उसको रिलैक्स कर दो, बस सिंपल सीधी बात है। जिससे जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ग्रुप्स हैं, और इवन कोर्ट खुद से सुओ मोटो लेकर, मतलब खुद से इनिशिएट कर दिया लिटिगेशन, है ना। कोर्ट ने खुद से संज्ञान ले लिया कि यार यहाँ पर गलत हो रहा है, मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर चीज़ें बता देती, है ना। तो ये चीज़ थी, और इसकी वजह से बर्थ हुआ किसका, पीआईएल का। ठीक, समझ गए। डेफिनेशन बता चुका हूँ पीआईएल की, लिखी हुई है, देख लेना एक बार से। ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ फिर से कि पीआईएल क्या है, एक लीगल एक्शन है। कहाँ पर होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में होता है। किसके लिए होता है, पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, जहाँ पर जो पिटिशनर है भले उसको डायरेक्टली अफेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो क्या, जो सोसाइटी है, ठीक है, जो उससे क्या बोलते हैं डायरेक्टली, क्या बोलते हैं उसको, अफेक्ट हो रही हो, ठीक है, उसके लिए आया है, उसके लिए वो जस्टिस मांगने आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं अब। ठीक है, और मेनली फाइल करते हैं पिटीशन किसके अंडर, आर्टिकल 32 फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 226 मतलब आर्टिकल 226 किसके लिए, वायलेशन ऑफ लीगल और फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये कहाँ फाइल होती है, 226 में हाई कोर्ट में फाइल होती है। इसमें फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट्स भी आ जाते हैं, मतलब हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है रिट इशू करने की, और 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो उनके पास लिमिटेड पावर है। देख लेना क्या क्या है, कौन कौन सी रिट्स होती हैं, हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी। ठीक है, ये सारी देख लेना, एक बार पढ़ लेना। अब देख लेते हैं पहला रिपोर्टेड केस, देख लेते हैं। पहला रिपोर्टेड केस था भाई हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 का केस है। इसमें क्या हुआ कि भाई एक रिट लगाई गई किसकी, हेबेस कॉर्पस की, किसके अंडर, आर्टिकल 32 के अंदर, कि भाई 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं बिहार में, उनको रिलीज करने के लिए। मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ जिससे पता चल जाए कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो बाद में एक चीज़ छप जाती है। ठीक है,
कि भाई ये जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, ये एकदम पूरे स्टेटस से आते हैं और इनके पास पैसे ही नहीं है कि भाई ये लीगल रिप्रेजेंटेशन को अफोर्ड कर सके, ठीक है। और ऊपर से इनको इतने ज़्यादा समय के लिए डिटेन कर रखा है, कईयों को तो इतने समय के लिए कर रखा है, तब से कर रखा है जितनी उनकी सज़ा नहीं है। समझो 6 साल की सज़ा है और 8 साल से जेल में पड़े हैं कि भाई अब आएगा तो हम तब, मतलब जब जजमेंट आएगा तब अपन क्या बोलते हैं अपनी सज़ा काटेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रही हैं। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार वायलेशन हो रहा है ना। तो इस वायलेशन हो रहा है किसका, फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 21 का। बोलते कि भाई ठीक है रिलीज करो, जब होगा तब की तब देखी जाएगी अब, है ना। तो ये सिग्निफिकेंस इसका यही है कि भाई इसने प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि भाई लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स किया जा सकता है, कि थर्ड पार्टीज भी आकर जस्टिस सीख कर सकती है किसके बिहाफ पर, जो अनेबल है टू अप्रोच द कोर्ट्स। ठीक है, समझ गए बात को, समझ गए। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं पीआईएल का, इन ऑगमेंटिंग फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट को एक स्ट्रेंथन करने के लिए पीआईएल कैसे अपना रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि क्या कर रहा है, सबसे पहले एक्सपेंड कर दे रहा है जस्टिस को, ठीक है। पीआईएल क्या करता है, एक्सपेंड करता है एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, देख चुके हैं अपन ऊपर, तब से यही कहानी चले आ रही है, कहानी, है ना। और क्या करता है, ब्रॉडन करता है किसका स्कोप, किसका, फंडामेंटल राइट का। ये भी देखे आ रहे हैं ऊपर से, देख रहे होगे ना। आर्टिकल 21 कितना ज़्यादा ब्रॉड हो गया, आर्टिकल 19 कितना ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। क्यों, क्योंकि भाई अलग अलग समय पर पीआईएल्स आती रही, अलग अलग समय पर अलग केस आते रहे, रिट वगैरह, जो कि जिसकी वजह से हमें नई चीज़ें तो क्या, जो चीज़ें पहले थी वो अब फंडामेंटल राइट बन गई, मतलब इनका हनन हो ही नहीं सकता है ना। और जुडिशरी ने इस पीआईएल को यूज़ किया है कि भाई मार्जिनलाइज ग्रुप को, या फिर जो एक स्पेसिफिक सेक्शन है सोसाइटी का, उनको जो क्या बोलते हैं, उनके राइट जो हनन हो रहे हैं, राइट में को छीना जा रहा है, उसको रोकथाम करें, है ना। और ऊपर से फिर और क्या चीज़ इनिशिएट हो गई, जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया। और क्या हो गया, इसी वजह से सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। देखते हो ना कि भाई, पता नहीं न्यूज़पेपर में तुम लोग देखते हो नहीं देखते, कि भाई जो पीआईएल है ना, जो पीआईएल है, कई बार लोग ऐसी, जैसे एमसी मेहता वाला पढ़ते होगे तुम लोग, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी इन्वायरमेंट पे लगाई ऐसी। अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यू हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था, है ना, तो उसके अंदर भी किसी ने पीआईएल लगा रखी थी मैनुअल्स के एवेंजर्स के लिए फिर से, ठीक है। तो ऐसे ब्रॉडन हो जाता है। और उस पर ऊपर से जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करती है कि भाई तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, समझे। और फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोसीजर में, वो तो है ही है, समझ आ गया ही है कि फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, बहुत सारी एक केस फाइल करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो वो सब, ये भी हो सकता है कि तुम एक चिट्ठी लिखो, ठीक है, ये तक है कि तुम एक चिट्ठी लिख दो किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वो उस चिट्ठी पर भी संज्ञान ले सकते हैं कि ठीक है, कॉग्निजेंस ले लिया कि ठीक है यार पीआईएल मान लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर कुछ अपन लैंडमार्क केसेस देख लेंगे, याद नहीं करने की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा याद नहीं करने की ज़रूरत है कि भाई एक एक फैक्ट रख लिया, एक कब आया था, एसपी गुप्ता जी कौन थे, ठीक है, ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपल देख लेता है कि जजमेंट क्या आई थी, और एक बेसिक थीम पता होना चाहिए केस है किससे रिलेटेड, कि जब क्वेश्चन आएगा तो अपन के पास एक बेस रहेगा आंसर में डालने के लिए, कि ठीक है ये आया है तो अपन ये वाले केस को कोट कर देते हैं। कुछ एक आधे केस नए आए हो वो भी इसके अंदर डाल देना तुम लोग, ठीक है। 2025 वाले, मतलब जब भी पेपर दे रहे होगे उससे 6 महीने पहले, 7 महीने पहले कोई एक आधा केस सर्च कर लेना इससे रिलेटेड, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है, पीआईएल जो भी होगी। पहला देख लेते हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको जजेस ट्रांसफर केस भी बोलते हैं। सीनियर एडवोकेट थे एसपी गुप्ता जी, ठीक है, और इनके साथ और भी साथी थे। उन्होंने एक मतलब पीआईएल डाल दी कि भाई आर्बिट्रेरी ट्रांसफर हो रहा है किसका, हाई कोर्ट जजेस का। कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है इमरजेंसी के बाद, ठीक है। तो ये इशू था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अपॉइंटमेंट, टेन्योर और ट्रांसफर ऑफ जजेस की। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि हेल्ड दैट एडवोकेट्स ड्यू टू देयर वाइटल इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी हैव लोकल स्टैंडाई टू फाइल अ पीआईएल फॉर वायलेशन अफेक्टिंग अ डिटरमाइंड क्लास ऑफ पीपल। सही बात है कि जो एडवोकेट्स हैं उनके पास उनका मतलब एक इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है कि भाई इंडिपेंडेंट रहे जुडिशरी, उनका अपना प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं है, उनका ये है कि भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो क्या होगा कि सरकार के खिलाफ कोई चीज़ लाओगे अगर आप, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है जज साहब, तो क्या है, जो मेरिट पे केस सुनेंगे, ठीक है, कि भाई ठीक है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ राइट है, फिर उस बेस पे अपना जजमेंट दे देंगे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर चीज़ में हस्तक्षेप करने लगेगी तो फिर कैसे चलेगा, तो बायसनेस आ जाएगी ना जज साहब के अंदर। तो ये इसी बारे में था, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर है, द कोर्ट रूल्ड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव अनचेक्ड पावर टू ट्रांसफर जजेस विदाउट देयर कंसेंट। सही बात है, अपन पहले भी लेक्चर्स में देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, मतलब पार्लियामेंट के पास भी पावर है, यूनियन के पास भी पावर है, और जुडिशरी के पास पावर है, लेकिन तीनों के पास इतनी पावर नहीं है जो अनचेक्ड हो। मतलब ऐसा नहीं है कि
बिना मतलब आर्बिट्री पावर नहीं है इन लोगों पर, ठीक है। और यहाँ पर यही बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे अनचेक पावर नहीं है कि भाई कभी भी किसी भी जज को ट्रांसफर कर दे बिना बिना इनके कंसेंट के, ठीक है। और ट्रांसफर्स कैन नॉट बी पनिश यूज एज पनिशमेंट पोस्टिंग, सही बात है। ये सारी चीज़ें थी। फिर है प्रेमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का केस है। इसमें एक ह्यूमन राइट्स थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट समझ लो कुछ थे। उन्होंने पीआईएल फाइल कर दी किसके बेस पे, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेस पे, कि जो एक आदमी था जो स्कूटर चला रहा था, ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो, कि भाई एक आदमी था वो स्कूटर चला रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गया। अब क्या है, उनको चाहिए, एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में लेकर गए, ठीक है, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, हॉस्पिटल में लेकर गए, तो उन्होंने बोला कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ को सारे को मतलब फॉलो करो, तब हम जाकर अपने यहाँ एडमिट करेंगे, फिर इनका इलाज शुरू करेंगे। ये सब ड्रामा होने के चक्कर में उस इंसान की जान चली गई, ठीक है। रोड एक्सीडेंट। तो क्या हॉस्पिटल ने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रीटमेंट करने से कि भाई कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, और क्या क्या बोलते हैं, उनको बोला कि इंजर्ड जो आदमी है, ठीक है, पहले लीगल सारी जो चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करे। अरे भाई वही मुन्ना भाई वाला सिस्टम है ना। तो ये था, इसमें इशू था कि भाई डिनायल जो है किसका, इमीडिएट मेडिकल केयर का, ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। और डॉक्टर्स जो हैं और हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑब्लिगेटेड हैं, ठीक है, कि इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दें किसी भी इंसान को। पैसे वैसे लीगल प्रोसीजर सब चीज़ बात की बात है, मेनली क्या है, इंसान की जान बचनी चाहिए पहले, ठीक है। जजमेंट क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 है, हाँ, वो क्या करता है, ऑब्लिगेशन करता है स्टेट पे कि भाई प्रिजर्व करो ह्यूमन लाइफ को, मतलब इंश्योर करो एक्सेस टू मेडिकल केयर। और डॉक्टर्स चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, प्रोफेशनल जो उनका काम है वो मतलब जो ड्यूटी उनकी ये ड्यूटी है कि भाई इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें किसको, एक्सीडेंट विक्टिम्स को, या फिर और भी किसी को जिसको इमरजेंसी में उनकी सहायता की ज़रूरत है, ठीक है। ये उनकी ड्यूटी बनती है। ऐसा नहीं कर सकते डॉक्टर साहब कि भाई इमरजेंसी में है, उनके सामने कोई मर जा रहा है और इन पर कार्रवाई हो सकती है इस बात पे, है ना, कि इनके सामने कोई मर गया और उन्होंने कुछ किया भी नहीं, कि क्यों क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ये सोचे तो पहले कोई और प्रोसीजर पा के सारे फॉलो करो, ठीक है। कोर्ट ने बोला कि भाई जो लाइफ है वो बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ होती है। जो लाइफ है एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आ सकती, है ना। फिर है म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद, 1980 का केस है। इसमें देख लेना, ये पढ़ लेना पॉज करके, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ म्यूनिसिपैलिटी वाला जो मैं ऊपर बता रहा था एग्जाम्पल दे रहा था, वो यही सारी चीज़ें यहीं से देख कर दे रहा था, ठीक है, पढ़ लेना इसे। और कोई है बढ़िया सा केस, ये है एमसी मेहता वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, वो ऊपर के दोनों पढ़ लेना, एकदम रटने की कोशिश मत करना, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा, नहीं तो ये वाला तो जो पढ़ा रहा हूँ वो तो याद ही करने एकदम ज़्यादा, ठीक है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का केस है, ओलियम गैस लीक केस है, ठीक है। ओलियम गैस लीक हो गई कहाँ से, श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइज़र इन दिल्ली। एडवोकेट एमसी मेहता जी ने फाइल कर दी पीआईएल, ठीक है, कि भाई ये जो ऐसी लीकेज हुई है ये सेम है किसकी तरह, भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह। ये कहना चाहते थे कि भाई जो इंडस्ट्री है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में लगाते ही क्यों, लगानी नहीं चाहिए, वर्जित होनी चाहिए यहाँ पर लगानी, क्यों, क्योंकि कल को फिर से जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना, वहाँ पर क्या हुआ, गैस लीक हो गई, यहाँ पर भी श्री राम फूड फर्टिलाइजर में भी गैस लीक हो गई। इससे क्या होता है कि भाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में लगा दोगे तो लोगों को लोगों के जो क्या बोलते हैं लाइफ पे खतरा आ जाएगा ना, कि ऐसी कोई हार्मफुल गैस रिलीज हो गई तो भाई आदमी सांस लेकर तुरंत मर जाएगा, जो जैसा भोपाल में हुआ था, ठीक है। वही सारा सीन है। इसमें इशू क्या था कि लाइबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन हजार्डस एक्टिविटीज़, मतलब जो जो इंडस्ट्रीज हजार्डस एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है तो उनकी लाइबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, ये देखा जाना था इसके अंदर। फिर है कि ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है, वॉज एडिक्वेट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ये वाला केस पढ़ देना, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का, ये उन्होंने बताया नहीं है, यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, पढ़ लेना, आगे आएगा, ठीक है, जब टॉर्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, तो वहाँ एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वगैरह, ठीक है। जजमेंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, होल्डिंग दैट इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन हजार्डस एक्टिविटीज आर एब्सोल्यूटली लाइबल, ठीक है, एब्सोल्यूटली, बिना किसी डाउट के, ठीक है, जीरो डाउट के एब्सोल्यूटली लाइबल है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एब्सोल्यूटली लाइबल फॉर एनी हार्म कॉज्ड रिगार्डलेस ऑफ द केयर टेकन। The court ruled that such industries must compensate victims for all damages, including medical cost, without relying on exceptions available under strict liability, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि भाई लैंडमार्क स्टैब्लिश कर दिया, एक लैंडमार्क प्रिंसिपल किसमें, इन्वायरमेंटल लॉ में, जिसमें कहा गया कि भाई जो हजार्डस इंडस्ट्रीज है उनकी अकाउंटेबिलिटी को बना दिया गया कि भाई तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बनती है अगर ऐसी जगह बना रहे हो तो,
अपनी इंडस्ट्री को। फिर है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये पता होना चाहिए तुम लोग को कि गैंग रेप हो गया था एक सोशल वर्कर का, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो उसी पर था कि सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस वाला विशाखा गाइडलाइंस पढ़ते रहते हैं ना अपन, तो वो यही है कि भाई सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस वायलेट कर देता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। ये इशू था उसके अंदर। और जुडिशरी का रोल आ गया कि भाई, जुडिशरी का रोल मतलब किस लिए आ गया, जुडिशरी ने वहाँ पर लेजिस्लेचर का एक तरीके से रोल निभाया। क्यों, मतलब क्यों निभाया, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस फ्रेम करी किससे रिलेटेड, एब्सेंस ऑफ, मतलब इस किससे रिलेटेड, ये सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस, है ना। फिर उसके बाद में पॉश एक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आई है ना। तो ये सीन है, देख लो फिर इसके अंदर लिखा ही है कि जजमेंट वगैरह जो है छोटी सी है, पढ़ लेना इसको। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, ये चारों जो है वायलेट हो गए। फिर कोर्ट ने इशू कर दी विशाखा गाइडलाइंस। इसको कई बार लोग कहते हैं भाई जुडिशियल ओवररीच भी हो रहा है। अरे भाई जुडिशियल ओवररीच तो होगा ही ना, क्यों नहीं होगा, तुम लोग बनाओगे नहीं रूल, ठीक है, तुम लोग एग्जीक्यूट नहीं करोगे ढंग से, तो किसी को कोई तो आगे आना चाहिए, भले वो, अब क्योंकि जस्टिस मांगने गए हो तो जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए ना। ये नहीं कि बोल दो कि भाई ठीक है नहीं होगा तेरे साथ, अरे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मैं कल चला गया फिर हो गया, तो इसके लिए कुछ एक स्ट्रिक्टर लॉ होना चाहिए ना, या गाइडलाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पर दे दी गई, ठीक है। समझ गए, समझ गए, वही है। फिर बाद में देखो नीचे लिखा है ना, सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट था, ये पूरा ये गलत लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, ठीक है। पॉश 2013 का एक्ट है। अब गाइडलाइंस देख लेते हैं, टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पीआईएल। मतलब पीआईएल लोग अब क्या करने लगे ना, कुछ लोग बहुत, मतलब क्या बोलूँ भाई, होते हैं बहुत ही दुष्ट होते हैं कुछ लोग। अब वो क्या करने लगे, पीआईएल को ना एक वो बना लिया, धंधा बना लिया कि भाई मैलिशियस पीआईएल फाइल करने लगे, धमकाना होता तो पीआईएल फाइल कर देते थे। तो इसको रोकने के लिए कि पीआईएल एक बहुत पावरफुल टूल है एक तरीके से देखा जाए तो, क्यों एक तरीके से क्या देखा जाए, मतलब टूल है ये बहुत पावरफुल। लोकस स्टैंडाई का रूल रिलैक्स कर दे रहा है, ठीक है, पर एक लार्ज पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें क्या हुआ, जो पीआईएल है, ठीक है, लोग फाइल करने लगे ऐसे ही अपने अपने मोटिव के लिए फाइल करने लगे, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ गाइडलाइन डाल देते हैं कि पीआईएल सिर्फ इन्हीं चीज़ों में सुनी जाएगी, है ना, और भी चीज़ों में सुनी जा सकती है लेकिन बेसिकली इन्हीं में सुनी जाएगी। तो कुछ कैटेगरीज बना दी हैं पीआईएल की, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है, कि जनरली एडमिसिबल इन केसेस में, और भी केसेस में हो सकती है, वो उस केस कोई केस आने में पता चलेगा, ठीक है। मेनली इस केस पर हो सकती है। पहला क्या है, एक मिनट ये ऊपर कर दूँ, ठीक है। पहला क्या है कि भाई बॉन्डेड लेबर के केसेस में एड्रेस करता है फोर्स और एक्सप्लॉयटेटिव लेबर। अगर कहीं ऐसा हो रहा है, जैसे अभी मैं बता रहा था ना, वो क्या बोलते हैं क्या बता रहा था, मैनुअल स्कैवेंजर तुम लोगों को, ठीक है। तो वो थर्ड वाले में लेबर राइट वायलेशन में आता है ना, तो ये इसी में आता है, लेबर राइट वायलेशन ले लो, ठीक है, या फिर हाँ इसी के अंदर आता है बेसिकली। तो पहला बॉन्डेड लेबर के अंदर नहीं कर, बॉन्डेड लेबर के अंदर कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई केस हो जो फोर्स लेबर के अगेंस्ट हो या फिर एक्सप्लॉयटेटिव लेबर के अगेंस्ट हो। तो निगलेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब ऐसे बच्चे जिनका वेलफेयर और राइट्स को हनन हो रहा हो, ठीक है। फिर लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेना। पुलिस मिसकंडक्ट, ये तो डाल ही सकते हो कि भाई रजिस्टर नहीं कर रहे, एफआईआर हेरेसमेंट करते हैं, कस्टोडियल डेथ हो जाती है, वो देखिए फिल्म जय भीम, ठीक है, साउथ की है, कस्टोडियल डेथ पर ही तो है वो, ठीक है, उसमें रिट तो लगाता है ना, हेबस कॉर्पस की। तो यही है, बढ़िया फिल्म है, देख लेना। एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन है, हेरेसमेंट, ब्राइड बर्निंग, रेप, मर्डर और किडनैपिंग, यही है, ठीक है, बस इतना ही है पीआईएल में। अब क्या करना है तुम्हें, प्रीवियस ईयर उठाना है, और क्या करना है, मॉक पेपर अगर मिल जाए तो उठा लेना, प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर जितने भी हों वो सारे देखने हैं पीआईएल से रिलेटेड, बहुत समय है तुम लोगों के पास, करते कुछ नहीं हो, पढ़ाई करनी है, ठीक है। उठाना प्रीवियस ईयर जितने भी हैं, और फिर क्या करोगे बताओ, इस जितना भी हमने आज कंटेंट पढ़ा है उसको उसके अंदर ढालने की कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है, ढल जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला है, जब भी पेपर होगा उससे 6 महीना 7-8 महीने पहले का कोई एक केस लॉ इससे रिलेटेड देख लेना, ठीक है। समझ गए, समझ गए, ठीक है, चलो बाय।